हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th आरबीएसई एंड सीबीएसई का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे लिए अवकलन डिफरेंशिएशन और ये उसका लेक्चर 1 है। जैसा कि आपके सामने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है सांत्यता व अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। क्या है इसमें और हम पहले क्या पढ़ेंगे बाद में क्या पढ़ेंगे वो बता देते हैं आपको। तो भाई इसमें मोस्टली 3 चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो है आपके सांत्यता या सतत फलन होना, मीन्स कंटिन्यूटी। ये पढ़ेंगे आप 5.1 में। मेन हमारा है अवकलन, डिफरेंशिएशन, जो हमें पढ़ना है ये है आपके 5.2 से लेकर 5.6 तक। और लास्ट में आपके है रोले व लाग्रांज प्रमेय, रोलेज एंड लाग्रांज थ्योरम्स, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 5.7। इसके बाद हमारी विविध यानी मिसलिनियस आ जाएगी। अब क्या है हमारा जो मेन टारगेट है पहले वो है अवकलन सीखने में, डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपके मोस्टली मेजर क्वेश्चन भी इसी से आता है। सेकंड टारगेट आपका बाद में रहेगा हमारे कंटिन्यूटी सांत्यता सीखने का, और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा रोले और थ्योरम्स का। टोटल 8 मार्क्स की एक्सरसाइज है। मेजर क्वेश्चन तो आपके डिफरेंशिएशन से आएगा या फिर आपकी विविध मिसलिनियस से आएगा जो इससे रिलेटेड होगी। इससे आपके मोस्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी कभी कभार। भाई पढ़ना तो हमें पूरा है, लेकिन फर्स्ट फोकस हम रखेंगे हमारे डिफरेंशिएशन में, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनसे। ये तो सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएगा, आगे नहीं आएगा। रोलेस थ्योरम कोर्स में है लेकिन एग्जाम में ज़्यादा पूछी नहीं जाती, बाकी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, यानी अवकलन। क्या है आपके अवकलन? आपको याद होना चाहिए अवकलन क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन हम किसे बोलते हैं। तो किसी क्षण राशियों में अल्प परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। एनी टाइम इन वेरिएबल minor rate of changes is called differentiation. तो राशियों में अल्प परिवर्तन यानी माइनर रेट ऑफ चेंजेस को, अल्प परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। इससे और डिटेल में समझना चाहें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यानी परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा ये कहती है आपको जब भी अवकलन करना होगा वो एक फंक्शन देगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, राशियां तो देगा ना, वेरिएबल। तो इसमें अगर हम अल्प परिवर्तन की बात करें तो देखो, जैसे ये मैंने बनाया x एक्सिस, ये बनाया y एक्सिस, और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x, y,
थ्योरेटिकल मीनिंग है। आसपास की जितने भी टीचर है थ्योरेटिकल मीनिंग नहीं बताते, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाते हैं और एक्सरसाइज में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बेसिक चीज़ें भी हमें आनी चाहिए ताकि आगे कभी थ्योरेटिकल चीज़ें आएँ तो हमें उन्हें समझने में दिक्कत नहीं आए। तो देखो ये x तो x है, y कौन है, ये y ही fx है, फंक्शन fx। तो आप चाहे तो वहाँ fx भी लिख सकते हैं। अगर मैं x में माइनर चेंज करूं, जैसे मैंने x में चेंज किया तो मुझे नया पॉइंट मिलेगा, तो मैंने x में माइनर चेंज किया डेल x, तो y में भी क्या होगा, माइनर चेंज होगा, वो क्या होगा, डेल y। तो जो आपका y है वो y प्लस डेल y पे पहुंच जाएगा। अगर मैं x में माइनर चेंज करता हूँ, ये तो है परिवर्तन की दर, परिवर्तन यानी चेंजेस, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो आप x में चेंज करो तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x में, तो y में तो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो मैंने माना कि x में मैंने डेल x चेंज किया तो y में कितना हो गया, डेल y। अब क्या कह रहा है, परिवर्तन, तो इसमें डेल x परिवर्तन हुआ तो उसमें कितना हुआ, डेल y। परिवर्तन मतलब चेंजेस, इसमें तो डेल x चेंज हुआ, उसमें डेल y हुआ, बाकी तो वही वैल्यू है। की दर, दर बोलते हैं हम रेशो को, यानी रेट बटे को। तो किसमें, परिवर्तन में, तो परिवर्तन डेल y डेल x, तो ये बात कर रहा है डेल y अपॉन डेल x की। ये दोनों में परिवर्तन था। अब मैं बात कर रहा हूं दर यानी रेट की, यानी अनुपात, रेशो। तो y में परिवर्तन किसके रेस्पेक्ट में हुआ, डेल x। जब डेल x में हुआ तभी तो y में हुआ, तो डेल y ऊपर आएगा और जिसके रेस्पेक्ट में हुआ वो नीचे आएगा। तो ये परिवर्तन की बात तो हमने यहाँ कर ही ली थी डायग्राम में। उसके बाद की दर यानी रेट की। अभी एक और चीज बाकी है, अल्प यानी माइनर करना। तो ये अल्प कब होगा, अल्प यानी बिल्कुल कम से कम न के बराबर। तो ये अल्प कब होगा, जब आपका डेल x जीरो हो जाएगा। जब आप x में माइनर चेंज करोगे तो इसके रेस्पेक्ट में y में भी क्या होगा, माइनर चेंजेस होगा। तो हम लगा देंगे लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो, यानी हम x में चेंज तो करेंगे, हम x में चेंज तो करेंगे लेकिन बहुत ही माइनर करेंगे, जो लगभग किसके बराबर होगा, जीरो। तो हमने लिमिट लगा दी कि x में जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो हमारे बराबर होना चाहिए जीरो के, जिसे हम अवकलन कहते हैं। और अवकलन को हम व्यक्त करते हैं dy बाय dx से। तो ये है आपकी अवकलन की बेसिक डेफिनेशन। तो भाई अवकलन, तो अवकलन भी कई तरह के होते हैं। एक तो प्रथम कोटि अवकलज, इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे अवकलन जिनका ऑर्डर कितना हो, 1 हो, इसका मतलब होता है एक बार अवकलन। तो इसे हम dy बाय dx से व्यक्त करते हैं। दूसरा f डैश x, एक y डैश और y1, इन सब का मतलब होता है एक बार अवकलन। कितनी बार अवकलन, एक बार अवकलन। ऐसे आपके आएगा द्वितीय कोटि अवकलज, इंग्लिश में बोले तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब दो बार अवकलन। तो दो बार अवकलन d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये तो पावर है, उसे पावर मत बोल देना। अगर डी स्क्वायर बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या है वो, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी दो बार अवकलन। यहां आ जाएगा आपके f डबल डैश x, ये y डबल डैश और ये y2, इसका मतलब दो बार अवकलन। आप इतना नोट कर लो ताकि मैं ऊपर का रफ करके इसके आगे का कर सकूं। कीजिए नोट। तो भाई ये है हमारे इसके बाद तृतीय कोटि अवकलज, इंग्लिश में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब तीन बार अवकलन। इसका सिंबल है d3y अपॉन dx क्यूब, f ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश या फिर y3, इन सब से तीन बार अवकलन को व्यक्त किया जाता है।
तो ये सब सिंबल है हमारे एक बार अवकलन के, ये 2 बार अवकलन के, वो 3 बार। तो हमारे कोर्स में इतना डिटेल नहीं है, 2 बार अवकलन तक है जो 5.6 है, और मोस्टली वहीं से क्वेश्चन आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हमारे पेपर में। तो इसके बाद की बात है कि अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा और डिटेल में बताऊं, तो आप देखो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट P लिया, से कोऑर्डिनेट क्या थे x y, इस पे मैंने क्या किया था, माइनर चेंज किया था डेल x। अब वो डेल x क्या है, एक माइनर वैल्यू है जिसे हम अल्पांश यानी माइनर वैल्यू बोल सकते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल h से। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हो या 11th में मैथ्स पढ़ी हो तो हम क्या करेंगे, इस x में माइनर चेंज करेंगे x प्लस h, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में y में भी चेंज होगा। अब y में कितना होगा, तो चूंकि हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, fx। भाई अब y में तो कैसे करूंगा, मुझे क्या पता, h तो पता चल गया, लेकिन y में कितना चेंज होगा वो इसके हिसाब से आएगा, लेकिन जब तक मुझे h नहीं पता वो कैसे पता होगा। तो वो होगा हमारे fx प्लस h। तो आप चाहे तो इस ब्रैकेट को बड़ा कर दें, तो मैंने x में चेंज किया x प्लस h, तो y में चेंज इसके अकॉर्डिंग होगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में देगा, और इन्हीं फंक्शनों के हमें अवकलन करने हैं। तो इसमें मैंने चेंज किया x जो x प्लस h, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, f(x प्लस h) आ गई। तो अब आपके अगर मैं अवकलन की बात करूं dy बाय dx, तो लिमिट, तो आपने क्या किया, डेल x को चेंज कर दिया स्मॉल h से, अल्पांश माइनर वैल्यू से, ये रहा डेल x। तो डेल x को मैंने h से रिप्लेस कर दिया। तो अब ऊपर तो कौन आ रहा था हमारे, डेल y। डेल y क्या था, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस कर दो। देखो y से y कैंसिल, डेल y आया नहीं आया। तो अगर मैं बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस कर दूं, fx प्लस h माइनस fx, ठीक है, और नीचे कौन आ रहा था, ये तो आ गया डेल y। कैसे आएगा डेल y, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस कर दो, ताकि y से y कैंसिल, क्या आ गया डेल y। तो इसकी जगह तो कौन आ रहा है अपने पास, fx प्लस h, इसमें से पहले वाले y, तो y की जगह आप लिख दो fx, क्योंकि हमें यहाँ पे y के बारे में कुछ नहीं पता, y डिपेंड कर रहा है fx, तो मैंने y की वैल्यू रख दी fx। तो वहाँ तो हमने y लेके किया था, लेकिन क्वेश्चन में y नहीं मिलता, हमें फंक्शन मिलता है x की फॉर्म में, तो मैंने y की वैल्यू रख दी, तो उधर y में चेंज आ गया। तो बाद वाली वैल्यू में से मैंने पहले वाली वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस। तो ये तो हो गया मेरे लिए डेल y। डेल x चाहिए, तो बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करो, x से x कैंसिल, कितना आ गया h। जो हमारा प्रथम सिद्धांत से अवकलन का सूत्र है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला बन गया। और अगर आपने 11 ध्यान से पढ़ी हो तो आपको याद होगा, जितने भी अवकलन यानी डिफरेंशिएशन के मैंने फॉर्मूले बनाए थे 11th में, प्रूफ भी कराए थे, सिद्ध करवाए थे, वो किससे सिद्ध करवाए थे, प्रथम सिद्धांत से। 12th में हमारे टॉपिक नहीं है, बाकी जितने भी अवकलन के फॉर्मूले ऐसे नहीं हवा में उठ के आगे हों, सबके डेरिवेशन है, और सबके डेरिवेशन किससे किए जाते हैं, प्रथम सिद्धांत से। और वो जो आपका सूत्र है वो किससे बना, परिभाषा से। तो इतनी थ्योरी डिटेल कोई और टीचर नहीं बताता, लेकिन भाई हम ये सोचें कि आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं बताया तो आपके साथ मक्कारी होगी। तो हमने हमारी तरफ से कोशिश की, क्योंकि आप में से बहुत से कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इसके बाद अब हम अवकलन के सूत्रों पे चलेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों पे वहाँ चलेंगे। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, और ये सूत्र याद रखिए, प्रथम सिद्धांत, ये आगे कभी न कभी काम आता ही रहता है, कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब हमें करने हैं अवकलन के सूत्र यानी फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। और आपको पता हो तो हर क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन मिलेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स,
तो उन फंक्शंस के लिए हमें अवकलन करना है। तो उन अवकलन के लिए आपको पता होना चाहिए फंक्शन कौन कौन से हैं। तो हमारे कोर्स में हैं 5 तरह के फंक्शन। आइलेट से हम उन्हें डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं? आइलेट। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको यहां पूरा लिख देता हूं। हमारे कोर्स में 5 तरह के फंक्शन हैं। आइलेट, तो आइलेट का मतलब वो मत समझना मैं लेट हो गया, फंक्शंस के नाम है, शॉर्टकट है। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन तो ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कितनी थी हमारी? 6। तो 6 फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे। सेकेंड एल, ये है आपके लॉगरिथम, यानी लघु गणक। तो 3 फॉर्मूले आएंगे इसमें आपके। एक तो आएगा log x का, एक आएगा एक आएगा log बेस ax का, और एक आएगा a की पावर x का। ये सब लघु गुणक में आएंगे। अगर मैंने कोई बेस नहीं लिखा, इसका मतलब यहां e लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? e। जब हम बेस नहीं लिखते लोग में, तो हमारा बेस क्या चलता है? e चलता है। ये आपको पता होना चाहिए। और a है आपके एलजेब्रिक, यहां जी भी लिख देते हैं, एक ही बात है। एलजेब्रिक फंक्शन यानी कि बीज गणितीय। इसमें आपके जो मोस्टली आते हैं वो है x की पावर n, चर की घात अचर, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाले फॉर्मूले। इसके बाद आपके आएगा टी, टी यानी ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। तो आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री कितनी होती है? 6। तो 6 ही इसमें आएंगे फॉर्मूले। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चर घातांकी फलन, जिसमें आपके आएगा e की पावर x। तो मोस्टली हमें ये फॉर्मूले पढ़ने हैं। 6, 3 इसके 18, 6 और 3 आपके 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16 और 1 17 फॉर्मूले। तो ये 17 फॉर्मूले आएंगे और कुछ इसके नोट भी आएंगे। तो ये हमें पढ़ने हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे फंक्शन कौन कौन से हैं। एक और होता है हमारे अति परवलयिक फलन, हाइपरबोलिक फंक्शन, लेकिन 12th में इसका जिक्र नहीं होता। जैसे ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स। ये सिर्फ जब आप एडवांस या मेंस की तैयारी करोगे तो वहीं आएंगे। हमारे कोर्स में से ये ऊपर के 5 फंक्शन है, 6ठा फंक्शन नहीं है अति परवलयिक फलन। ये सिर्फ अवकलन में आता है अति परवलयिक फलन, समाकलनों में नहीं आएगा, चाहे आप IIT एडवांस कुछ भी कर लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये एक्स्ट्रा था जो हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया ताकि आपको याद रहे कि हाँ ऐसा भी कुछ फंक्शन होता है। नहीं तो आप सोचो कि सर ने तो 5 ही बताए थे, ये 6ठा फंक्शन कहाँ से आ गया। तो 6 फंक्शन होते हैं, कीजिए नोट डाउन। तो वही हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बीज गणितीय फलनों की, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन। आप ये मत सोचो सर आपने तो वहाँ सीक्वेंस अलग लिखाया था, वो सीक्वेंस हमारे इंटीग्रेशन यानी समाकलन में काम आएगा, इसलिए हमने नहीं किया। तो आप देखो यहाँ पे
तो वो सीक्वेंस हमारे इंटीग्रेशन में काम आएगा। तो मेरे को लिखाना, तो मैंने इंटीग्रेशन लिखा दिया ताकि मुझे फिर से आपको सीक्वेंस नहीं बताना पड़े इंटीग्रेशन में। बाकी हम अपने हिसाब से करेंगे। सबसे पहले एलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन, जिसमें आया था d/dx ऑफ x की पावर n, चर की घात अचर, जिसका अवकलन n x की पावर n-1। और ये फॉर्मूला कहीं से आया था? हमारे प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो मैंने आपको 11th में सिखाया था। इसके बाद इसके कुछ नोट है, बस इसी में नोट है, औरों में नहीं आएंगे। फर्स्ट नोट, अगर आपके पास यहाँ d/dx ऑफ कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट अचर का अवकलन, तो कांस्टेंट का अवकलन जीरो, ये सब आप जानते होंगे। जीरो क्यों होता है वो जाने। तो देखो, अगर मैं कोई बहुपद लिखूं x² + bx + c, मैंने द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया बहुपद। तो देखो ये अचर आ रहा है c, तो ऐसा नहीं है कि अचर अकेला आता है, अचर के साथ चर भी होता है। तो इसके साथ तो 2 घात वाला चर वेरिएबल, इसके साथ 1 पावर वाला, इसके साथ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 0 पावर वाला है। तो किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 इंटू c, इसलिए हमें वेरिएबल x नजर नहीं आता। तो कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट का मतलब है उसके साथ जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर कितनी है? 0। तो यहाँ x की पावर कितनी होगी? 0। तो n का मान कितना है हमारे पास? 0। तो आपको इस n की जगह 0 रखना है, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0, इसलिए आपके कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो कांस्टेंट अकेला है, मतलब ये नहीं है कि उसके साथ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तब भी है, लेकिन वेरिएबल की पावर कितनी है? 0, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो गायब हो जाता है, जैसे ये k = kx0, तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये आपको k नजर आएगा। बाकी रियलिटी में ये होता है। और हम डिफरेंशिएशन x की पावर n का करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? वो 0। इसलिए आप बोलते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। सेकंड बात, थिंक d/dx ऑफ x, खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो देखो यहाँ कोई पावर नहीं है, तो जब कोई पावर नहीं होती तो हम आंखें बंद करके साईं बाबा को याद करते हैं। वो हमें आंसर बता के जाते हैं। क्या बता के जाते हैं? सबका मालिक एक। तो जहां भी आपको घात नहीं दिखाई दे, आंखें बंद करें और साईं बाबा को याद करें, वो आपको बता के जाएंगे सबका मालिक एक। तो आपकी ये जो n है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो जैसे आप यहाँ 1 रखोगे, यहाँ आएगा 1 - 1 0, और किसी की घात 0, उसकी वैल्यू 1, और बाहर भी 1 इंटू 1 1, इसलिए इसका अवकलन 1 आता है। और बहुत से बच्चे क्या समझते हैं? ओ 1 सर, d/dx ऑफ कैंसिल कर दिया 1, गलत है। आंसर सही आ रहा होगा लेकिन लॉजिक सरासर गलत है। dx/dx नहीं है, वो है d/dx ऑफ x। ये अवकलन है किसका? x का। तो ये डिफरेंस है, आंसर वही आ रहा है लेकिन लॉजिक पूरा गलत था। तो वो सब इसी से निकले हैं। ऐसे ही आपके 2 फॉर्मूले और जो बहुत ज़्यादा काम आएंगे हमारे, जिसमें से एक तो है d/dx ऑफ √x, बहुत काम का फॉर्मूला है। ये होता है 1/2 √x। कैसे? तो आपको पता होना चाहिए रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है हाफ पावर। क्या होती है? हाफ पावर, आधी घात। हम आधी घात को ही अंडर रूट बोलते हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ, तो ये 1/2 आ गया, हाफ। यहां रखोगे हाफ -1, आधे में से एक गया तो माइनस का आधा, माइनस का हाफ, वो माइनस का हाफ नीचे जाएगा तो प्लस का हाफ हो जाएगा, और हाफ मतलब अंडर रूट, तो नीचे आके प्लस की घात होगी हाफ। तो इस तरह से बना है। फोर्थ फॉर्मूला d/dx ऑफ 1/x। तो 1/x को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इस पर कितनी घात है? अभी कोई घात दिख रही है क्या? पावर नहीं दिख रही। तो जब कोई घात या पावर नहीं दिखाई दे तो आंखें बंद करके किसको याद करो? साईं बाबा को, सबका मालिक एक।
जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से आपकी पावर नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव को नीचे ले आओगे तो प्लस की, जैसे मैं यहाँ लेके आया था, ऊपर माइनस का हाफ था, नीचे लाके वो प्लस का हाफ हो गया, और हाफ को ही क्या बोलते हैं, अंडर रूट, हाफ पावर को। तो ये आ गया x की पावर -1, तो n कितना आ गया अब, -1। तो रखो n की जगह -1, यहाँ रखो -1 और -1 माइनस का 2, वो -2 नीचे आके x की पावर +2 हो जाएगा। तो 1/x का अवकलन -1/x², डिफ्रेंशिएशन, ये भी स्टार। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे मोस्टली क्वेश्चनों के बीच में काम आएंगे, तो ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। एक फॉर्मेलिटी के लिए d/dx(x²), तो n कितना आ गया, 2, तो ये आगे आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 2 - 1, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 पावर, जिसको लिखो या मत लिखो। तो क्या ट्रिक बनी हमारे, जो भी घात है पावर वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 से 1 कम 1। अगर आपको x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन चाहिए तो पावर आगे आ जाएगी 5 और इसकी एक पावर कम कर दो, या तो पूरा फॉर्मूला लगाओ 5 - 1, या फिर इसकी एक पावर कम कर दो, तो 5 से 1 कम 4, तो ये आ गया। तो इस तरह से आप किसी का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। तो मेन तो आपके थर्ड फोर्थ है, ये तो ऐसे बता दिया ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आए कि हमें पूरे नंबर नहीं लिखने पड़े, हम डायरेक्ट लिख दें डिफरेंशिएशन। एक आएगा आपके d/dx(x की पावर -n), -n आ गया प्लस n की जगह, तो जहां जहां n आ रहा -n रख दो, तो ये भी माइनस का n और ये भी माइनस का n माइनस का 1, और जब क्वेश्चन होगा तो ये माइनस की पावर नीचे की क्या हो जाएगी, प्लस की। तो ये है हमारे कौन सा फलन, बीज गणितीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शन। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम लघुगणकीय फलन, लॉगरिथम फंक्शन, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला आएगा d/dx(log(x). देखो मैंने यहां कोई बेस नहीं लिखा, इसका मतलब इसके बेस में क्या चल रहा है, ई को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहां ई चलेगा। तो log x की वैल्यू आपके होती है, डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सेकेंड फॉर्मूला है d/dx(a की पावर x), क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले हमारे मोस्टली काम आते हैं। तो a की पावर x का, a की पावर x log a, अगर मैंने बेस नहीं लिखा तो इसका बेस भी कितना है, e, और एक आपके बेस चेंज वाला आएगा, वो है d/dx(log base ax), ये वाला आएगा। तो देखो इसका बेस a है और इसका बेस e था, दोनों में ये डिफरेंस है बस। और इस पे क्या है, ये जरा सा ही काम आएगा, ये आपके विविध मिसलिनियस के एग्जाम्पल दे रखा है उसमें काम आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़्यादातर मोस्टली यही काम आता है। तो क्या है ये, तो जानिए। तो इसका फॉर्म डिफरेंशिएशन भी वैसा ही होगा 1/x, लेकिन ये बेस आपके साथ में नीचे आ जाएगा log a, और बेस e हो जाएगा आपका, कि हम मैथ्स में बेस को e रखते हैं, तो ये जो log a है वो साइड में आ जाएगा और उसका बेस e हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब चूंकि लॉगरिथम आ गया, तो log के फॉर्मूले भी काम आएंगे, तो मैं कुछ एक लॉगरिथम के फॉर्मूले बता देता हूं जो हमारे यहाँ काम आ सकते हैं। फर्स्ट, लॉगरिथम के फॉर्मूलों में log a की पावर b नॉट, तो इनको याद रखने की ट्रिक, आप सब जानते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। तो देखो आपको ऐसा लग रहा होगा a की पावर b दिख रहा है, मतलब a ने टोपी पहन रखी b की टोपी। तो अच्छे लोग क्या कहते हैं, बुरे लोग क्या कहते हैं, हम टोपी फेंकते हैं, क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो पीछे जा रहा है तो पीछे क्या आएगा, पीछे रख तो नहीं सकता, फीका ही में आएगा। अब अच्छे लोग क्या कहते हैं, हम टोपी उतार के रखते हैं, रखते कहाँ है हम, आगे, तो एक टोपी उतार के रख दो, b log a।
हो गया फॉर्मूला। दूसरा log m इंटू एन, इंटू मतलब क्रॉस, डेंजरस यानी लड़ना। तो बुरे लोग क्या कहते हैं? लोग आपस में लड़ते हैं। अच्छे लोग क्या कहते हैं? लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो log m प्लस log n, ये बुरे लोग, लोग आपस में लड़ते हैं, अच्छे लोग मिलके रहते हैं। ऐसे भी एक घर में रहेंगे तो लड़ेंगे ना, अलग अलग कर दिया मैंने प्लस करके, तो कहां से लड़ेंगे? ऐसे ही तीसरा, बुरे लोग क्या कहते हैं? log m अपॉन n बटा, लोग एक दूसरे को काटते हैं, जबकि अच्छे लोग क्या बोलेंगे? लोग एक दूसरे को नहीं काटते। तो log m माइनस log n। ऐसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखाए गए होंगे फॉर्मूले, 11th में काम आ जाते हैं, हमारे तो नहीं आते थे, वहाँ काम आ जाते थे, कि हमारे 11th तक लॉगरिथम वाले क्वेश्चन नहीं थे, अब आएंगे तो हमारे फॉर्मूले अब काम आएंगे। तो ये स्टोरी तो बस मैंने ऐसे बना दी। लोग दिख रहे थे तो लोग दो तरह के होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। एक बोनस फॉर्मूला log m प्लस माइनस n। देखो यहां तो मल्टीप्लाई और डिवाइड था, तो log में मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो वो प्लस और माइनस में चेंज हो जाएंगे, यानी फैक्टर फॉर्म में आप log ले सकते हो। अगर मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो आप log लेके फॉर्मूला बना सकते हो। लेकिन ये प्लस माइनस आ गया मतलब एडिशन फॉर्म, और एडिशन फॉर्म में log का कोई फॉर्मूला नहीं होता। बहुत से बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, log को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे log m प्लस log n, वो तो m इंटू n का है, प्लस वाले का थोड़ी नहीं है, तो नए नए फॉर्मूले खुद ही बना देते हैं। तो आप में से कोई ऐसी नया पंक्ति ना करे, इसलिए हम ये बता रहे हैं। और एक नॉर्मल सा बेस चेंज का, अगर log a और ये बेस b है तो ये आपके log अपॉन में जाते ही बेस चेंज कर देगा ba, तो अपॉन में ले जाते ही आपके बेस चेंज हो जाता है। ये हमारे इंटीग्रेशन में काम आएगा, अभी तो नहीं, हमारे 3 फॉर्मूले ही काम आते हैं लॉगरिथम के। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थ्योरी हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग की दोनों वीडियो में हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, बस कंटिन्यूटी और रोले को छोड़ के। बाकी 5.2 से 5.6 तक जितने भी फॉर्मूले या जितनी भी चीज़ें आएंगी थ्योरी, वो मैं सारी आपको एक साथ लिखा दूंगा, ताकि हमें टुकड़ों में थ्योरी ना पढ़नी पड़े। कंटिन्यूटी एक अलग टॉपिक है, उसकी थ्योरी अलग लिखेंगे। रोलेज लाग्रांज अलग टॉपिक है, उसकी थ्योरी हम अलग लिखेंगे। तो कीजिए नोट डाउन।